नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और साथियों हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के बारे में। भारत की राज व्यवस्था की हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज में फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, इस बुक के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन कर रहे थे। और पिछला जो लेसन मित्रों हमने कंप्लीट किया था वो किया था संविधान के संशोधन के बारे में। क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान में अगर हमें संशोधन करना हो, अमेंडमेंट करना हो, तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली थी। आर्टिकल 368 के बारे में हमने विस्तृत रूप में वहाँ अध्ययन किया। और पिछले लेसन में मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, यानी जितने भी पिछले लेक्चर में हमने लेसन्स कंप्लीट किए उन लेसन्स में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी क्वेश्चन मित्रों हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मित्रों हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स जितने भी व्यूअर्स ने पिछले लेसन्स की वीडियो नहीं देखी है ज़रूर से आप उनको देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है पूरी इंडियन पॉलिटी में, और जितने भी क्वेश्चन इसके बन सकते थे वो मैंने सभी क्वेश्चन इसमें डाले हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर मित्रों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में मित्रों इसको शेयर करना है। और चैनल को मित्रों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर आपको क्लिक करना है ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर? तो साथियों अब हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है। कहता है पहला क्वेश्चन कि इनमें से किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी कहा है। क्या कहा है, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बार्गेनिंग फेडरलिज्म की संज्ञा दी है। अब देखो क्या कहता है। कहता है क्या मॉरिस जोन्स ने कहा है, या केसी वेरे ने कहा, या ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, या आइवर जेनिंग्स ने कहा है। अब साथियों जब हमने चर्चा की थी संविधान की प्रमुख विशेषताओं की, क्लियर, तो उसमें मैंने डिटेल से इस बात की चर्चा की थी कि किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान को क्या कहा है। तो देखिए अब अगर हम चर्चा स्टार्ट करें तो आइवर जो जेनिंग्स थे, कौन, आइवर जेनिंग्स ने मित्रों भारतीय संविधान को फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा था। क्या कहा था? फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा था। क्लियर? ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने मित्रों भारतीय संविधान को कहा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। क्लियर? केसी वेरे ने क्या कहा? केसी वेरे ने कहा था मित्रों अर्थ संघ। क्या कहा था? अर्थ संघ। क्लियर? और मॉरिस जोन्स जो बचे, मॉरिस जोन्स ने भारतीय संविधान को कहा था क्या? बार्गेनिंग फेडरलिज्म। क्लियर? तो साथियों ये मैंने चर्चा की चारों ऑप्शंस की कि किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान को क्या कहा है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी मॉरिस जोन्स ने भारतीय संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म की संज्ञा दी है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि सरकार के संसदीय स्वरूप को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, तो उस सरकार के पार्लियामेंट्री सिस्टम को आखिर कहा क्या जाता है। ऑप्शन दिए जा रहे हैं, वेस्टमिंस्टर रूप, या फिर उत्तरदायी सरकार, या मंत्रिमंडलीय सरकार, या उपरोक्त सभी। अब साथियों देखिए पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है, संसदीय स्वरूप, उस संसदीय स्वरूप को मित्रों हम वेस्टमिंस्टर रूप भी कहते हैं, उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय व्यवस्था, संसदीय स्वरूप का मैंने मतलब भी विशेषताओं के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे संविधान की, तो उसमें मैंने डिटेल से आपको इस बात की चर्चा भी की थी संसदीय स्वरूप का आखिर मतलब क्या होता है। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि संसदीय व्यवस्था का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि विधायिका, क्या, विधायिका और कार्यपालिका जो होती है ये दोनों सामंजस्य और समन्वय के साथ मिलकर के काम करती है। और विधायिका जो होती है मित्रों, यानी हमारी जो विधायिका है और कार्यपालिका, ये दोनों संतुलन के साथ, समन्वय के साथ काम करती है। तो इस कारण से मित्रों हमें संसदीय स्वरूप को इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इस कारण से
संसदीय स्वरूप को मित्रों वेस्टमिंस्टर रूप भी कहते हैं हम। वेस्टमिंस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा ये संसदीय स्वरूप व्यवस्था लाई गई है, तो उस कारण इसको हम वेस्टमिंस्टर रूप कहते हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार, इसमें मंत्री होते हैं, तो इस कारण इसके मंत्रिमंडलीय सरकार इसको कहा। तो इस कारण से इसका जो आंसर होगा मित्रों वो होगा उपरोक्त सभी, यानी संसदीय स्वरूप को हम वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार तीनों नामों से जानते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। देखो क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना, गलत कथन हमें यहाँ ढूंढना है। पहला क्या कहता है, कहता है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। बी ऑप्शन कहता है भारतीय संसद एक संप्रभु है। सी ऑप्शन कहता है भारत में एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। डी कहता है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की चर्चा करें तो देखिए हमें क्या ढूंढना है, गलत कथन की हमें यहाँ चर्चा करनी है। एक एक ऑप्शन की मैं यहाँ डिटेल से चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है, देखो भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर, ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है उस पर हमने आधारित है, यानी उसी संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया है। लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस भी हमने रखे हैं, उसकी हम चर्चा भी करेंगे। और लेसन्स में तो मैंने डिटेल से समझाया भी था कि आखिर भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और भारत की संसदीय प्रणाली में डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा, भारतीय संसद संप्रभु है, बिल्कुल गलत है। भारत की संसद संप्रभु संसद नहीं है। ध्यान रखना, भारत की संसद को हमने संप्रभु नहीं बनाया है, जबकि ब्रिटेन में जो संसद होती है वो एक संप्रभु होती है। और संप्रभुता का मतलब मैंने मित्रों कई बार समझाया है। सी ऑप्शन की चर्चा करें, भारत में एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। भारत में जो जुडिशरी है वो स्वतंत्र है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका यानी हमने हायरार्की बना रखी है जुडिशरी की, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और नीचे जो है मित्रों सबऑर्डिनेट्स कोर्ट होते हैं, यानी अधीनस्थ न्यायालय भी हम उनको कहते हैं। और नेक्स्ट की चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है। भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। लेकिन जब लेक्चर में, जब लेसन्स में मैंने आपको समझाया था, तब मैंने इस बात की चर्चा भी की थी कि अमेरिका में मित्रों दोहरी नागरिकता का प्रावधान है लोगों के पास, यानी एक तो अमेरिका के वे नागरिक होते हैं और दूसरा वे जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की वे नागरिकता भी रखते हैं, यानी दोहरे नागरिक अधिकार अमेरिका के लोगों को प्राप्त होते हैं। इस कारण से मित्रों यहाँ पे सही नहीं कथन अगर हमें ढूंढना है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संसद जो है वो संप्रभु संसद नहीं है। क्लियर? तो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है किस मामले में, क्या ऐसा कौन सा केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत का जो संविधान है, ठीक है, उस भारत के संविधान की जो नींव है और मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के संतुलन पर रखी गई है। क्या ऐसा कौन सा केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह डाला कि भैया भारत का जो संविधान है वो संविधान किस पर टिका हुआ है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर। क्या चंपाकम दोराय राजन मामला 1951, या मिनर्वा बिल्स मामला 1980, केशवानंद भारती मामला 1973 या इंदिरा साहनी विवाद 1992। अब फ्रेंड्स देखिए, इसके ऑप्शंस की चर्चा करें और आंसर की चर्चा करें तो सीधा सा इसका आंसर है मिनर्वा बिल्स मामला। जब 1980 में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि भारत का जो संविधान है वो मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के संतुलन पर रखा गया है। जबकि केशवानंद भारती मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती मामले में तो एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया था बेसिक स्ट्रक्चर का, किसका, मूल ढांचे का। इंदिरा साहनी विवाद जो आरक्षण से संबंधित था। तो इस प्रकार से मित्रों क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की हम चर्चा करें तो ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, कि मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भारत का संविधान मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर टिका हुआ है। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। कहता है निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, यानी इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। क्या कहता है, कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार,
बी कहता है एक धार्मिक राज्य है। सी कहता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। और अंतिम ऑप्शन कहता है सरकार का संसदीय स्वरूप या रूप। क्लियर। अब देखिए एक एक ऑप्शन की चर्चा करते हैं। जब हमने संविधान की विशेषताओं की चर्चा की तो मैंने बहुत सी विशेषताएं आपको बताई थी और उसमें मैंने एक बात यह भी कही थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 साल से, यानी 18 साल का व्यक्ति या 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो जाता है तो उसको हम निर्वाचन आयोग के माध्यम से वोटिंग का राइट प्रदान कर देते हैं। तो इसी का मतलब हो गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और जिसकी उम्र पहले मैंने आपको बताया भी था लेसन के डिस्कशन के समय कि पहले इसकी उम्र 21 थी, जिसको हमने 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के माध्यम से 1989 में हमने 18 साल कर दिया। यानी पहले 21 साल का व्यक्ति ही चुनाव में भाग ले सकता था, लेकिन इस 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से हमने एज को घटाया और 18 वर्ष कर दिया, ताकि 18 साल का व्यक्ति और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति ही चुनाव में भाग ले सके। क्लियर। इसकी चर्चा करें एक धार्मिक राज्य। सी की चर्चा करें संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। बिल्कुल सही बात है, संसदीय संप्रभुता है और न्यायिक सर्वोच्चता, इन दोनों में समन्वय हमारे संसदीय यानी हमारे संविधान के द्वारा रखा गया है। सरकार का संसदीय स्वरूप, इसकी हमने अभी चर्चा भी की थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया भी था। लेकिन मित्रों एक विशेषता इसकी नहीं है, कौन सी? धार्मिक राज्य। ध्यान रखना, भारत एक धार्मिक राज्य नहीं है, बल्कि भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, भारत धार्मिक राज्य नहीं है। एक नज़र में आपको ये लगेगा कि हाँ भारत एक धार्मिक राज्य है, लेकिन ध्यान रखना भारत एक धार्मिक राज्य नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और जिसको हमने 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से ऑफिशियल हमने डिस्कशन, हमने ये डिसीजन भी दे दिया था कि हम हमारे भारतीय संविधान को, भारत देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करते हैं, जिसमें सभी धर्मों को हम समान नज़र से देखेंगे, सभी को समान व्यवहार से हम, यानी सभी के साथ हम समान व्यवहार करेंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था? अगर आपने मित्रों इस अभी पिछले वाले क्वेश्चन को गौर से सुना है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर अच्छी प्रकार से दे देंगे, क्योंकि इस पिछले क्वेश्चन में अभी मैंने चर्चा भी की थी कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमने मतदान करने की एज को 21 से घटा करके 18 वर्ष किया था। क्या 60वां या 61वां या 62वां या 63वां? ध्यान रखना, अभी मैंने चर्चा भी की थी 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा 1989 में हमने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। क्लियर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ आया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। इनको हमें मित्रों क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए क्या कहता है, मिलान कीजिए। क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य, अधिकरण, सहकारी समितियां और संविधान का संशोधन। देखिए मिलान करते हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ जाएगा? मौलिक कर्तव्य जो है मित्रों भाग 4 क, संविधान का भाग जो 4 क है उसमें मौलिक कर्तव्य हमने शामिल कर रखे हैं। अधिकरणों की यानी ट्रिब्यूनल्स की चर्चा करें तो भाग 14 क, किस में? भाग 14 क में, जिसको कि यानी जो अधिकरण होते हैं, अधिकरण का अलग से इस एम लक्ष्मीकांत की बुक में लेसन दिया हुआ है, उसमें हम डिटेल से डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन इतना सा आप यहाँ सिंपल सा समझ लीजिए कि अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स का मतलब ये होता है जैसे हमारी जुडिशरी केसेज को सुलझाने का काम करती है, उसी प्रकार से अधिकरण जो होते हैं वो भी मित्रों केस, जितने भी मामले होते हैं उनको सुलझाने का काम करते हैं। और सहकारी समितियों की बात करें तो सहकारी समिति जो होती है मित्रों सी, यानी ये जाएगा भाग 9 ख में। संविधान का संशोधन जो होता है भाग 20 में हमने शामिल कर रखा है। क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में हम चर्चा करें तो ए में हमने क्या डाला? ए में ख डाला। ठीक है, ए में ख डाला तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्लियर। बी में हमने क्या डाला? बी में क डाला है, ख और क, यानी यहाँ तक इन दोनों में से होगा। सी में देखिए सहकारी समितियाँ घ में है। क्लियर। तो सी में घ आएगा, यानी सी में घ और सी में घ यही है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा
ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्लियर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को मिलान करने वाले या सुमेलित करने के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे प्रकार से आपको समझ में आया है। बहुत ही अच्छी लेवल का मित्र ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स अब चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिलान करने का ही है, ध्यान से सुनेगा क्या कहता है। अब देखो वहाँ पे संविधान के भाग थे, यहाँ पे अनुसूचियाँ हैं। क्लियर। और संविधान के भाग और अनुसूचियों की मैंने डिटेल से चर्चा आपके साथ कर ली थी। जितने भी व्यूअर्स ने जितने भी लेसन्स की वीडियो नहीं देखी है ज़रूर से आप उनको देखिए मेरे चैनल पर जाकर के। डिटेल से मैंने वहाँ आपको एक एक लेसन्स के बारे में एक एक प्रावधान के बारे में समझा रखा है। तो देखिए क्या कहता है, मिलान अब करते हैं। कहता है तीसरी अनुसूची। अब देखिए तीसरी अनुसूची, 8वीं और 10वीं और 6ठी अनुसूची, इनको हमें मिलान करना है। देखिए तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है। ध्यान रखना ए के अंदर आएगा घ। अब मित्रों एक ऑप्शन आपने पकड़ लिया ना तो आपका आंसर यहाँ निकल सकता है। देखिए ए में घ आया। अब देखिए ए में घ किस में है? केवल इसमें है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा सीधा सा निकल गया। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। वैसे हम पूरा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए बी में 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, तो बी हमारा हो जाएगा कहाँ पे? ग में। क्लियर। बी हमारा ग में हो गया। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, यानी ख हो गया सी में। 6ठी अनुसूची ATMM यानी आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से संबंधित है, यानी कि डी में क हो गया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सिंपल वे में सॉल्व हो गया कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्लियर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी सिंपल तरीके से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भारतीय संविधान में कौन से देश के संविधान से ग्रहण की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है? ये बनाया गया संविधान के स्रोतों से। कहाँ से फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन हमारा मैंने डाला है संविधान के स्रोत जो मैंने बताए थे कि कौन से देश के, यानी कौन से देश के संविधान से हमने कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट जो भी प्रोविजंस है वो हमने उठाया और भारत के संविधान में हमने शामिल किया है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया है। संविधान के स्रोत की मैंने आपके साथ चर्चा कर ली थी। यानी संविधान का जो चैप्टर मैंने डिस्कस किया था, शुरुआती जो चैप्टर थे, अलग से प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। डिटेल से मैंने वहाँ मित्रों एक एक प्रावधान की एक एक शब्द की भी मैंने वहाँ पे डिटेल से चर्चा की है। ज़रूर से आप उस लेक्चर्स को देखिएगा। आपकी इंडियन पॉलिटी बहुत ही अच्छे प्रकार से तैयार हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करें। कहता है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन हम कैसे करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति जी का चुनाव भी हुआ, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत जो सिद्धांत है उस सिस्टम के द्वारा हम चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति जी का, प्रेसिडेंट का हम चुनाव करते हैं। तो ये जो हमने प्रोसेस, यानी ये जो हमने सिस्टम बना रखा ना, ये सिस्टम हमने कहाँ से ग्रहण किया था, इसी की यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। कहता है क्या हमने कनाडा से लिया, या आयरलैंड से, या ऑस्ट्रेलिया से, या जापान से। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हम देखें तो हमने जो मित्रों ये जो पद्धति हमने अपनाई राष्ट्रपति का निर्वाचन करने की, ये हमने ली थी आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से हमने ये निर्वाचन पद्धति हमने अपनाई थी। और आपको ध्यान हो तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती है, यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जिसकी हम आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 में चर्चा भी करते हैं, ये सिद्धांत भी मित्रों हमने आयरलैंड से ही लिए थे। क्लियर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से ये क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने का वापस से देखो क्या कहता है। कहता है अब मित्रों वही बात मैं जो आपको बता रहा था कि संविधान के स्रोतों की अब हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए संविधान के भागों का एक क्वेश्चन मैंने डाला, संविधान की अनुसूचियों का भी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम संविधान के स्रोतों का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या कहता है। संविधान के एक तरफ स्रोत हैं और एक तरफ ली गई विशेषताएं हैं। क्या कह रहा है? ब्रिटेन का संविधान, जापान का, जर्मनी का और संयुक्त राज्य अमेरिका का। यानी एक तरफ संविधान है और उन संविधानों से यानी उन देशों के संविधान में ऐसे प्रावधान जिनको हमने भारत देश के संविधान में अपनाया। तो क्या कहता है? देखिए ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया, सुनेगा। तो ब्रिटेन के संविधान से मित्रों हम अगर चर्चा करें तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया था,
ए हमारा जो आएगा वो ख में जाएगा, यानी ब्रिटेन के संविधान से हमने द्विसदनवाद अपनाया था। क्लियर। जापान का संविधान की हम चर्चा करें तो जापान के संविधान में मित्रों हमने जो लिया, जापान का संविधान जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में, यानी जापान के संविधान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने अपनाई है। क्लियर। जर्मनी का वाइमर संविधान, उसकी चर्चा करें तो जर्मनी के वाइमर संविधान में यानी सी में हम बात करेंगे, सी जो जाएगा वो जाएगा आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी इमरजेंसी के समय हमारे जो मूल अधिकार हैं आर्टिकल 19 में दिए हुए 6 मूल अधिकार वो स्थगित हो जाते हैं। तो ये हमने अपनाया जर्मनी के संविधान से। और बचा एक यूएसए का संविधान। तो यूएसए का संविधान की हम चर्चा करें तो यूएसए का संविधान सीधा सीधा उपराष्ट्रपति का पद जो हमने अपनाया वो हमने अपनाया, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से हमने अपनाया है। क्लियर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 2, यानी ए में ख, बी में ग हो गया, सी में क हो गया और डी में घ हो गया। क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हमारा होने वाला है। क्लियर। आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से ये क्वेश्चन समझ में आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है सबसे पहले, क्या ये कहता है कि सबसे पहले कौन से देश का ऐसा संविधान है जिसमें, यानी ये कह रहा है सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रीएम्बल जो होती है उसको शामिल किया गया था, यानी कौन सा देश का संविधान है जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया गया। ऑप्शन है स्पेन का संविधान, भारत का, अमेरिका का या जापान का। अब देखिएगा सबसे पहले जो प्रीएम्बल संविधान में शामिल की गई थी, ध्यान रखना वो की गई थी अमेरिका के संविधान में। क्लियर। यानी प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर यहाँ पे 11 नंबर के क्वेश्चन का होने वाला है। क्लियर। आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस पर आधारित है। कहता है कि जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है वो प्रीएम्बल किस पर आधारित है। क्या नेहरू रिपोर्ट पर है या कैबिनेट मिशन योजना पर है, उद्देश्य प्रस्ताव पर है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखना नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई, उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में आया। क्लियर। तो देखिएगा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना मित्रों, सीधा सा ध्यान रखना उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश कर दिया। तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर हमारी संविधान की प्रस्तावना आधारित है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है 12वें नंबर के क्वेश्चन का। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी संविधान की प्रस्तावना का जब मैंने आपके साथ चैप्टर डिस्कस किया था डिटेल से एक एक शब्द की मैंने वहाँ पे चर्चा करी थी मित्रों कि संविधान की जो प्रस्तावना हम पूरी पढ़ते हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द आए थे, उन एक एक शब्दों की चर्चा की थी और एक एक शब्दों का क्या मतलब होता है पूरा डिटेल से मैंने डिस्कशन वहाँ करवाया था। शायद ही इतना डिस्कशन आपको यूट्यूब पर कहीं मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ डिटेल से मेरे चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और अलग वीडियो भी, जितने भी वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी एम लक्ष्मीकांत की बुक मैं यहाँ पे चर्चा करवा रहा हूँ, यानी भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारत का चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो उसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूरी एम लक्ष्मीकांत की बुक में हमारी इंडियन पॉलिटी शामिल की गई है और सारी बुक मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और वैसे जो मेरा फोकस है वो यूपीएससी यानी आईएएस का एग्ज़ाम और पीसीएस या पीएससी, ठीक है, पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है इन दोनों का मेन मेरा फोकस है। उन दोनों के लेवल को लेकर के मैं यहाँ क्वेश्चन बना रहा हूँ और उन दोनों के लेवल को लेकर ही मैं यहाँ पे डिस्कशन करवा रहा हूँ। तो वैसे फिर छोटे मोटे क्वेश्चन तो यहाँ क्या ही टिकने वाले हैं,
इस कारण से बहुत ही अच्छे लेवल के और बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने वहाँ पे बनाए हैं। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं मित्रों कि भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है उसकी विषय वस्तु, यानी विषय वस्तु का मतलब जो संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, वो पूरी प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हमने शामिल कर रखे हैं उसी की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा शब्द है जो संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। देखिए, लोकतांत्रिक गणराज्य भी है, ठीक है, बंधुत्व भी हमने बताया था कि बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी बंधुत्व शब्द भी आया। और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इसकी भी हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की भी ये भी शब्द हमारा प्रस्तावना में आया था। लेकिन मित्रों एक शब्द ऐसा था समानता, ये शब्द नहीं आया था। समानता की जगह मैंने आपको बताया था समता। संविधान की जो प्रस्तावना मैंने आपको पढ़ाई उसमें मैंने आपको बताया था कि समता शब्द उसमें आया था। क्लियर? यानी समानता एक ऐसा शब्द है जो हमारी प्रस्तावना में नहीं आया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्लियर? आई होप कि मित्रों अच्छे प्रकार से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो आता ही होगा, ठीक है। सीधा सा यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर दूंगा। देखिए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, क्या समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द मित्रों ऐसे हैं जो कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हमने भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर यहाँ पे होने वाला। 1, 2 और 3 तीनों शब्द हमारे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमने भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है। कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी सामाजिक न्याय मतलब सामाजिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो, यानी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आप भेदभाव न करो। आर्थिक न्याय यानी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर कि कोई गरीब है या कोई अमीर, उसके आधार पर आप भेदभाव न करो। राजनीतिक न्याय यानी राजनीतिक स्तर पर भी सभी के साथ समान न्याय हो, यानी 18 साल का व्यक्ति अगर कोई हो जाता है तो उसको वोटिंग का राइट मिल जाता है, इसका मतलब राजनीतिक न्याय भी है। तो ये सिद्धांत जो हमने लिए, ये कहाँ से लिए? फ्रांसीसी क्रांति से या अमेरिकी से या रूसी से या औद्योगिक क्रांति से? सीधा सा मित्रों इसका आंसर है रूसी जो क्रांति हुई, ठीक है, रूसी क्रांति 1917 में हुई। 1917 की रूसी क्रांति से हमने फ्रेंड्स ये जो सिद्धांत लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर यहाँ पे हो गया 15 नंबर के क्वेश्चन का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ आए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। कहता है अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको आता ही होगा। सीधा सा एक इसका आंसर है, एक बार हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अभी तक अमेंड किया है, जो कि 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, जब हमने 3 शब्दों को जुड़ा पिछले ही क्वेश्चन में जब मैंने चर्चा की, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो एक बार हमने मित्रों भारत के संविधान को भारत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन हमें यहाँ पे छांटना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। क्या कहता है? कहता है भारत को राज्यों का समूह कहा गया है। भारत एक राज्यों का संघ है। सी कहता है भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। डी कहता है राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। एक एक ऑप्शन की चर्चा करते हैं। देखो, भारत को राज्यों का समूह कहा गया, बिल्कुल गलत है। ये कथन गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 1, जब मैंने आपके साथ अनुच्छेद 1 की चर्चा की थी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, जब मैंने आपको टॉपिक है, जब लेसन हमने डिस्कस किया संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, तब अनुच्छेद 1 में मैंने आपको बताया था कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इस कारण से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। क्लियर? और मैंने ये भी कहा था कि भारत को एक राज्यों का संघ कहा गया है, और भारत जो है वो राज्यों का समूह नहीं है, और न ही भारत राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम है।
क्लियर? तो ये भी सही है। राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। क्लियर? इस कारण से यहाँ पे गलत कथन कौन सा हो गया? भारत को राज्यों का समूह कहा गया है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है 17 नंबर के क्वेश्चन में। क्लियर? आई होप कि एक सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? आर्टिकल 12 से 35 में, बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 12 से 35 में हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। क्लियर? आर्टिकल 5 से 11 में हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, यानी नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान हमने बनाए संविधान में, वो सभी अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में हम चर्चा करते हैं। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों की यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की चर्चा करते हैं। और आर्टिकल 1 से लेकर के 4 में हम किसकी बात करते हैं? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की। क्लियर? तो 18 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मित्रों शब्दों का ही खेल है। अगर डिटेल से मेरे लेक्चर को आपने सुना है तो इसका आंसर एक नज़र में दे देंगे, और अगर आपने मेरे लेक्चर को नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। देखो क्या कहता है? कहता है कि भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसके जो ऑप्शन सी है, इसमें यहाँ पे मित्रों ए भी लगा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अविनाशी लिखा हुआ है। ठीक है, देखो क्या कहता है? कहता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, सॉरी विनाशी राज्यों का विनाशी संघ क्या भारत के संविधान को कहा है? या विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा है? या अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा है? या फिर अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कहा है? अब देखिए, एक एक ऑप्शन की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि भारत में जो राज्य हैं उनको हम नष्ट कर सकते हैं, और विनाशी संघ यानी संघ जो है पूरा पूरा जो भारत है उसको भी हम नष्ट कर सकते हैं। ये तो हमारे भारत को नहीं कहा गया, यानी ये तो ऑप्शन गलत है। सी की चर्चा करें, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, यानी राज्य हमारे जितने भी हैं वो हमारे संघ को नष्ट कर सकते हैं, ये भी हमारे संविधान को नहीं कहा, बिल्कुल गलत है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी ना तो हम राज्यों को नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम संघ को नष्ट कर सकते हैं, ये भी हमारे संविधान को नहीं कहा है। तो हमारे संविधान को क्या कहा है? हमारे संविधान को ये कहा है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी राज्यों को तो हम नष्ट कर सकते हैं, राज्यों को हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन मित्रों हम संघ को समाप्त नहीं कर सकते। इसको हम एक, यानी मित्रों कहीं कहीं आपको यह भी लिखा हुआ मिलेगा कि विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ, या विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी विनाशी या विभक्त बात एक ही है, और अविनाशी यानी अविभक्त। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है, कि भारत को हम क्या कहते हैं? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी हमने भारत के संविधान को कहा है। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। कहता है राज्यों के गठन से संबंधित जेवीपी समिति में कौन कौन शामिल थे? जब मैंने आपको चर्चा की थी धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोगों की, किस संदर्भ में जब हमने चर्चा की संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की, जिसमें हमने ये बात की थी कि कैसे हमारे राज्यों का निर्माण हुआ, देशी रियासतों का कैसे एकीकरण हुआ, तो उसमें एक जेवीपी समिति मैंने आपको बताई थी। तो देखिएगा क्या कहता है, जेवीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू थे, या वल्लभ भाई पटेल, या पट्टाभी सीतारामैया थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, या विनोबा भावे थे? जेवीपी, इन शब्दों से मित्रों आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वी का मतलब होता है वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब होता है पट्टाभी सीतारामैया। इसका मतलब 1, 2 और 3 यहाँ पे इसके आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा 20 नंबर में वही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? आई होप कि एक सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। क्या कहता है? निम्नलिखित आयोगों की स्थापना का सही क्रम बताइए। अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन की चर्चा की थी, अगर आपने ध्यान से सुना है, धर आयोग और फजल अली आयोग जेवीपी समिति के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिएगा क्या कहता है? कहता है सही क्रम में ढूंढना है। देखो पहले बना था कौन सा आयोग? पहले बना था धर आयोग, उसके बाद बनी थी जेवीपी समिति, ठीक है, और उसके बाद बना फजल अली आयोग।
तो इसका मतलब फजल अली आयोग पहले नहीं, ये गलत हो गया। धर आयोग बना, फजल अली आयोग, ये भी गलत हो गया। जेयूपी समिति पहले नहीं बनी, धर आयोग बना, बिल्कुल सही है। जेयूपी समिति बनी और उसके बाद फजल अली आयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में। आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से ये क्वेश्चन समझ में आया है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे इंडियन आर्ट एंड कल्चर हो गया, या हिस्ट्री की एनसीईआरटी जो गई, मॉडर्न इंडिया हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कहता है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। इस क्वेश्चन की भी मैंने आपके साथ अभी कुछ समय पहले चर्चा भी की थी, अगर आपने ध्यान से सुना है। आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 4 से 10। देखिए 1 से 4 में मैंने आपको बताया था संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 5 से 11 में बिल्कुल सही है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान की हम चर्चा करते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मित्रों चर्चा करें। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार हमें करना है। और क्या कहता है, कहता है कि नागरिकता अधिनियम 1956 में बनाया गया। भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति दोहरी नागरिकता रखता है। भारत में एक व्यक्ति 5 प्रकारों से नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं, यानी ये कथन हमें दिए गए, इन पर हमें विचार करना और हमें देखो क्या ढूंढना है। कहता है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, यानी इनमें से हमें गलत कथन ढूंढना है। अब देखिए कुछ ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जिसकी मैंने इस लेक्चर में चर्चा भी की थी कुछ समय पहले। मैंने आपको बताया था कि भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है, बिल्कुल सही है। भारत में हम क्या कहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, यानी हम भारत देश के लोगों को केवल एक ही नागरिकता प्रदान करते हैं और वो है भारत की नागरिकता। ऐसा नहीं होता कि राजस्थान का कोई व्यक्ति है तो उसको राजस्थान की नागरिकता भी हम देते हैं, या हरियाणा का तो हरियाणा की नागरिकता, ऐसा नहीं हमारा देश में होता है। ऐसा होता है अमेरिका के देश में। इसका मतलब भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है, बिल्कुल सही है। लेकिन नागरिकता अधिनियम 1956 में बनाया गया, ये गलत है। बनाया कब गया था, ये बनाया गया था 1955 में। ठीक है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति दोहरी नागरिकता रखता है, बिल्कुल सही है। इसकी मैंने चर्चा भी की थी आपके साथ कुछ समय पहले। और भारत में एक व्यक्ति 5 प्रकारों से नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको नागरिकता के चैप्टर में बताया भी था कि जन्म के द्वारा, ठीक है, वंश के द्वारा, अर्जित भूभाग के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और प्राकृतिक रूप के द्वारा, 5 प्रकारों से हमारे देश में कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता अगर प्राप्त करना चाहता है तो वो प्राप्त कर सकता है, यानी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकता है। यानी एक तो हो गया किसके माध्यम से, जन्म के द्वारा हो गया, ठीक है, जन्म, वंश, अर्जित भूभाग, प्राकृतिक रूप या देशीकरण, और एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। इस प्रकार से पूरे 5 प्रकार के माध्यम से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो सही नहीं कथन हमें ढूंढना है, और पहला कथन जो है मित्रों ये गलत कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, केवल एक कथन हमारा यहाँ पे गलत है। क्लियर। तो ये फ्रेंड्स हमने चर्चा की आज पूरे 23 क्वेश्चंस की। इसके आंसर जो हैं वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। ठीक है। तो साथियों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आने वाले लेक्चर में मित्रों जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे किसकी, मूल अधिकारों की, यानी फंडामेंटल राइट्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने बना रखे हैं। आने वाले लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम डीपीएस के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम मौलिक कर्तव्यों की, संविधान के संशोधन की, यानी पूरे जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक करवा दिए हैं उन सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा अगर पसंद आया तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें, और मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो फ्रेंड्स अब अगले लेक्चर में मूल अधिकारों के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगर आपने मूल अधिकारों के चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है ज़रूर से मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है मूल अधिकारों की, सारे मूल अधिकारों के
जितने भी पार्ट्स, जितने भी भाग बने थे उन सभी को देख लीजिएगा, रिवीजन आप कर लेना। फिर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होते हैं अच्छे प्रकार से। आज की वीडियो में मित्रों अगर आपके 23 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन अच्छे प्रकार से अटेम्प्ट आपके अगर हुए हैं तो आपकी इंडियन पॉलिटी में बहुत अच्छी स्थिति है, यानी अच्छी नहीं बहुत अच्छी आपने स्थिति बना रखी है इंडियन पॉलिटी में। तो साथियों आज का लेक्चर हम यही स्टॉप रखते हैं, आने वाले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मूल अधिकारों के क्वेश्चन की। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।